चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम कल पढ़ रहे थे, कल इंट्रोडक्शन देखा था हमने। कैपिटल बजटिंग एग्जैक्टली है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है उसकी एक लिमिट सेट करना कि कितना स्पेंड करना फिजिबल रहेगा, एंड ऑब्वियसली वो सारा कैलकुलेशन हम बिफोर इन्वेस्टिंग करेंगे। तो बेसिक आइडिया ये कि मेरे पास कोई बिजनेस प्रपोजल है और मुझे पैसे लगाने हैं, तो पैसे लगाने से पहले जितना रिसर्च हो सकता है उतना मैं करूंगा, क्योंकि लगाने के बाद ना चीजें कुछ हद तक मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। एक बार पैसा मैंने लगा दिया तो फंड फ्लो हो गया या कमिटमेंट हो गया तो पैसा देना है, लेकिन उसके बाद मैं चीजों को रोक नहीं पाऊंगा। फिर ऐसा है कि अब उस पैसे को लगा के मैं जो कमा लूं, कितनी बार होता है पैसा लगा दिया है, दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है, बट अब लग चुका है पैसा, तो अब ऐसा है कि जितना रिकवर हो सकता है कर लो, बेस्ट आउटकम जनरेट करने की कोशिश करो, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को मिनिमाइज करने की ट्राई करो। बड़ी बड़ी कंपनीज सालों साल तक लॉस मेकिंग रहती है, लेकिन एक विजन रहता है उनके पास कि हम इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल होंगे। जैसे स्टार्टअप्स में यूजुअली अपने देखते हैं, एक जोमेटो का एग्जांपल आप ले सकते हो। जोमेटो आज कितनी बड़ी कंपनी हो आपको पता है, बट फर्स्ट 13 years ऑफ देयर ऑपरेशन फ्रॉम 2010-11 टिल 23 लास्ट ईयर तक जोमेटो लॉस में थी, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं। फिर भी कंपनी उन्होंने वहां तक मैनेज की 13 years विदाउट प्रॉफिट, और फिर जाके कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है अभी लास्ट ईयर। और अब उनके रेवेन्यूज जो है वो प्लस में आ गए हैं या उनको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग में आपने देखा देवर डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग फूड एट होम, और शुरुआत बड़ी अलग तरीके से उन्होंने की थी, और आज कंपनी एकदम डिफरेंट लेवल पे। लेकिन इसकी डिटेल्स में आपको ना 2 टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा। एक कंपनी लॉ में हम आईपीओ पे बात करेंगे, और एक एसबीआई में स्टार्टअप्स पे बात करेंगे। तो दोनों टॉपिक्स में हम जोमेटो पे डिटेल में जाएंगे, अभी उस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आइडिया वो है कि भाई इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ, उससे फायदा होगा या नहीं होगा। तो हमने कुछ मेथड्स पे बात की थी, जहां पे एक बुक मेथड है जहां डिस्काउंटिंग को इग्नोर करते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया। तो भाई इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, इंटरेस्ट कुछ नहीं है, बट ये चीज रियल नहीं है। रियल लाइफ में तो भाई इंटरेस्ट कॉस्ट लगने ही वाला है, तो वो हमें कंसिडर करना होता है। तो बाकी मेथड जो हम देख रहे थे उसमें हमने बात की कि भाई यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसिडर करना है या डिस्काउंटिंग को कंसिडर करना है। तो उस मेथड्स के नाम देखे थे। विदाउट डिस्काउंटिंग वाले में 2 मेथड्स मैंने आपको बताया। एक था दैट वाज पे बैक पीरियड मेथड, दूसरा हमने देखा ARR मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसे सब नाम है उसके। और डिस्काउंटिंग वाले जो मेथड्स हैं उसमें हमने सबसे पहले एक मेथड का नाम देखा दैट इज NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। एक देखा PI रेशियो, और एक है IRR। ये सब मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको एकदम लिखवाया था, बट डेप्थ में नहीं गए थे, आज उस पर बात करेंगे। और कुछ कैलकुलेशंस देखे थे हमने, वो CFAT वाला। तो CFAT वाले कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई पूरा चैप्टर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे नहीं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पे चलता है। तो वो डिफरेंस क्या है दोनों में, वो भी बात हुई थी। डिफरेंस बेसिक ये था कि प्रॉफिट और कैश फ्लो में जो फर्क आता है एब्सोल्यूट नंबर में, दैट इज बिकॉज ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हम क्लेम करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप किसी को चुकाते नहीं हो, लेकिन PNL में डेबिट करते हो, जिससे आपका नेट प्रॉफिट रिड्यूस होता है, टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, बट कैश आपके पास एक्चुअली ज्यादा होता है। तो कैश फ्लो इज हायर देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस। और कैलकुलेट कैसे करना है वो कल हमने देखा, वो कैश फ्लो देखा, तो वो आपको थोड़ा बहुत मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। हमने स्टार्ट किया था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन एंड अमोर्टाइजेशन, इससे शुरुआत की थी। फिर हमने देखा इसमें से कौन सा खर्चा पहले हम क्लेम करेंगे, डेप्रिसिएशन। जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, EBIT। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, जो बचेगा उसको बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, जो बचेगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद CFAT पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन फिर से ऐड बैक कर दो। इसको हमने बोला था ट्रेडिशनल अप्रोच, कि मोस्टली यही यूज होता है। 90% सम्स में ये यूज करो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा अप्रोच भी था जो पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं पता है और काम चल गया, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन हम लेस नहीं कर रहे। ये जो इफेक्ट दिया ना, इसको इस तरीके से नहीं दे रहे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट माइनस करो ही मत, तो डेप्रिसिएशन प्लस भी नहीं होगा। लेकिन जो भी फाइनली अमाउंट आएगा आपका इसके बिना, उसमें आपको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग्स। डेप्रिसिएशन की वजह से होने वाली टैक्स सेविंग्स। आया समझ में, क्लियर हो? तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इसके बाद भी जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड CFAT। बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं आता? क्लियर, ये सब समझ आ गया था। अब आगे के टॉपिक्स आज के देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा वो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जो हम
टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देख रहे थे उसकी बात भी कंसिडर होगी, तो आपको वो चीज वापस से रिलेट करने को मिलेगी, क्योंकि उसके अपन ने सम ज्यादा सॉल्व नहीं किए, सिर्फ कंसेप्ट लेवल पे किया था, तो वो सब चीजें भी रिलेट हो जाएंगी। अच्छा, अब जो कैलकुलेशन हम यहाँ पे सीख रहे हैं, मैं पहले डिस्काउंटिंग वाला ही टॉपिक कंसिडर कराता हूँ, जो मेन टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, या शॉर्ट में बोलते हैं एनपीवी मेथड। तो विदाउट डिस्काउंटिंग वाली तो सिंपल मेथड्स है, डायरेक्टली अपने मेन पार्ट पे ही चलते हैं, एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। एग्जैक्टली अब इसमें हो क्या रहा है विद एग्जांपल समझाता हूँ, तो थियरी वाला पार्ट की जरूरत नहीं है। आपके पास कुछ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आया है, किसी ने बोला भाई एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको आज 10 लाख रुपए लगाने हैं, थोड़ा बजट बढ़ा देते हैं, 30 लाख रुपीज लगाने हैं आज, इन्वेस्ट करने हैं। अब ऐसा कुछ है कि भाई प्रोजेक्ट की जो यूजफुल लाइफ है, कितने साल तक पैसा कमाओगे, बोला 5 साल। अच्छा, कुछ कैश फ्लोज के बारे में आइडिया, कितना कैश फ्लो आएगा। मैं कैश फ्लो एन्युटी वाला ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, या फिर अदरवाइज भी ले सकते हैं। अभी कैश फ्लो पर एनम बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 7,50,000 एन्युअली, इतना अमाउंट एक्सपेक्टेड है, इससे अर्निंग आ जाएगी। और ये पैसा मेरे पास आज है नहीं, मैंने पहले आपको बोला था एक अजम्पशन कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के फंड्स हमारे पास नहीं है, हम वो पैसा उधार ही लेके आएंगे, क्योंकि अगर है भी तो भी वो पैसा आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो कमा के कहीं और से दे ही सकता है, तो उतनी एक्सपेक्टेशन तो आपकी यहाँ से भी होगी, तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंटिंग रेट। ये हो जाएगा 10% पर एनम, अजम्पशन ले रहे, कुछ भी रेट हो सकता है। अब ये सारी चीजें आपके सामने है, पॉइंट ये है कि इस बिजनेस में पैसा लगाने में फायदा है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, ये मुझे आज सोचना है। अभी मैंने 30 लाख रुपीज लगाए नहीं, आज घर पे बैठे सोच रहा हूँ कि यार अपॉर्चुनिटी है, 30 लाख रुपए लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो कैसे कैलकुलेट करूं। अब मैंने देखा है 7.5 लाख रुपए मिल रहा है, 5 साल तक कमाई होने वाली है, ये कुछ इतना होता है। तो ऐसे तो दिख रहा है कि भाई प्रॉफिट है, 7.5 लाख रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट है, बट क्या ऐसे कैलकुलेट करना सही होगा? डायरेक्ट 7.5 लाख का प्रॉफिट इन्वेस्ट कर दो, इतना ईजी है? कॉस्ट पे करना पड़ेगा। आज 30 लाख रुपए बोरो करोगे बैंक से, तो बैंक वाला हर साल का ब्याज लेगा, वो भी तो देना है, इसी में से तो जाएगा। अब वो ब्याज देने के बाद आपके पास क्या बचता है ना, वो कंसिडर करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो कैलकुलेशन करें कैसे, तो उसके लिए हम देख रहे थे वो टाइमलाइन वाला कैलकुलेशन, सेम चीज यहाँ पे भी होगी। अब देखो यहाँ पे आप लगा रहे हो 30 लाख रुपए, आउटफ्लो इसलिए नेगेटिव में लिख रहा हूं, और हर साल 7.5 लाख रुपीस इनफ्लो आएगा, ये बात हो रही थी। बट आज का 30 लाख और एक साल बाद का 7.5 लाख डायरेक्ट कंपेयर नहीं हो सकता, तो या तो हमें इसको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा या फिर वाइस वर्सा इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो हमने देखा कि ऑप्शन हमारे पास ये है, ऑप्शन ये है कि हम इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले जाए। अगर ये 7.5 लाख रुपए एक साल बाद की वैल्यू है, तो आज की वैल्यू कितनी, अगर ये पता चल जाए तो इसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ आ रही? और ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग। अब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी याद करो, डिस्काउंटिंग करने के लिए क्या फॉर्मूला हमने देखा था, कुछ ऐसा कैलकुलेशन था, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो जो भी अमाउंट है उसको डिस्काउंट कर दो, याद है ऐसा कुछ? तो ये चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी। 7,50,000 को एक साल से डिस्काउंट करेंगे एट 10% रेट, तो 7,50,000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू करके जो आंसर आया वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू। याद है कैलकुलेशन, ये प्रेजेंट वैल्यू में हमने किया था। अब वही चीज आपको यहाँ पे काम आने वाली है, फिर इसको भी तो करना पड़ेगा, ये याद करो ऐसा करवाएगा ये सारे, और ये वाला भी। तो यहाँ से आपको कुछ मिलेगा और उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, याद है? तो ये कैलकुलेशन हमें करना था। अब या तो आप एन्युअली सबका कैलकुलेशन करो, अब क्योंकि ये एन्युटी है, कैश फ्लो सेम है, तो हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैलसी पे, वो जीटी फैक्टर वाला, ये भी हमने देखा था, तो वो चीज यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। देख लेते हैं जो कैसे होगा। चलो नई स्लाइड ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा। अब देखो इसको प्रेजेंट करना होगा अगर, तो एक ऑप्शन था अपने पास, आपको देखो सब कुछ याद आएगा, ये चीज की हुई है, ऐसे टेबल्स बनाए थे, हर साल सेम, टोटल 37,50,000।
अब इसको डिस्काउंट करना है 1 साल से, तो इसके लिए वो फैक्टर निकाला था, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 10% पर एनम। याद आ रहा है सब कुछ? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने सब कुछ किया था, सेम ही था। अब वो फैक्टर निकाला था तो कुछ ऐसा आ रहा था 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये फैक्टर क्या सजेस्ट कर रहा है कि आज अगर आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल के बाद 10% ब्याज के साथ कितना बन जाएगा? 1 रुपया। और मैंने टैली भी कराया था, इसमें आप प्लस 10% कर दो, डायरेक्टली 1 रुपया आ जाएगा। वैसे ही बाकी के फैक्टर्स भी थे, 0.8264, 0.7513, ये सब गिना हुआ है। कैसे आएगा ये? दिस इज 1 डिवाइड बाई 1.1 स्क्वायर, 2 साल का डिस्काउंटिंग। दिस इज 1 डिवाइड बाई 1.1 क्यूब, 3 साल से डिस्काउंटिंग। और भी फैक्टर्स ले लो, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अब इक्वल टू करते जाओगे, ये फैक्टर्स आपको मिलते जाएंगे। और इनका मीनिंग क्या है आपको पता है। अब क्योंकि हमारा ये कैश फ्लो एन्युटी है, तो एक एक मल्टीप्लाई करना नेसेसरी नहीं है, ठीक है? वो बात भी हुई थी। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या, अगर हर साल का कैश फ्लो अलग अलग होता तो हम मल्टीप्लाई करते, एक एक वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाओ, यहाँ पे वैल्यूज मिलती जाएगी आपको, और इसको टोटल कर दो तो भी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्योंकि कैश फ्लो इक्वल है, एन्युटी, हमारे पास एक शॉर्टकट है, इसका टोटल, वो जीटी फैक्टर निकालने के लिए तो 1 डिवाइड बाई 1.1, एक बार इक्वल टू 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और फिर जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में ग्रैंड टोटल जीटी। तो जीटी फैक्टर कितना आ रहा है एक बार निकाल के देख लो। 3.7907। मोस्टली लेते हैं 4 डेसिमल तक, लेकिन क्योंकि 07 ही है तो आप इतना भी ले लो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दें 7,50,000 से, चलेगा? 2843,090, ऐसा कुछ आ रहा है? याद आ रहा है? ये सब किया था अपन ने। 28,43,090। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज या CFAT, कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। नाउ दिस इज टू बी कंपेयर्ड विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख रुपीस। आज के 30 लाख को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये 37,50,000 की आज की वैल्यू है, ब्याज हटाने के बाद। तो आपने अगर बैंक का इंटरेस्ट पे किया 5 साल तक, उसके बाद आपके पास ये बचा। अब इसके सामने आपने लगाए कितने? 30 लाख। अब आपको लग रहा है कुछ फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। अब ये जो एनपीवी लिखा था ना, वो एनपीवी एग्जैक्टली क्या है वो देख लो। एनपीवी इज, फॉर्मूला वाइज बात कर रहा हूं, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये फॉर्मूला है एनपीवी। ये सब अपने कर लिया है, खाली उसको एक नाम दे रहे अपन, कुछ नया नहीं कर रहे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आया पता है? ये रहा 28,43,090 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना? 30 लाख। आंसर क्या आएगा? डिफरेंस का आंसर देखो कितना आ रहा है, 1,56,910, ऐसा कुछ आ रहा है? चेक कर लेना एक बार कैलकुलेटर पे देखिए, ठीक है? 1,56,909। हाँ, वो 90 लिया है तो 910 हो गया वैसा, ठीक है? ये आ रहा है। दिस इज नेगेटिव, दिस इज एनपीवी। बोलो, क्लियर हुआ? इससे समझ में आता है कि मुझे पैसा नहीं लगाना है। ये क्या सजेस्ट कर रहा है? व्हाट इज एनपीवी? अब मीनिंग पे जाते हैं थोड़ा। फॉर्मूला तो आपके सामने है। एनपीवी आपको ये बता रहा है कि आपका जो भी इनफ्लो आया ना, वो इनफ्लो में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल चुकाने के बाद आपके पास जो भी बचा, वट एवर इज लेफ्ट, जब उसको आपने कंपेयर किया आपके इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ, तो आपके पास क्या बचा? मतलब सिंपल है, जितना कमाया नेट या ग्रॉस अमाउंट, उसमें से बैंक का ब्याज चुका दिया। बैंक का ब्याज चुकाने के बाद मेरे पास क्या बचा, उसको हम बोलेंगे ये 28 लाख रुपए जो बचे। और उसके सामने मैंने लगाए कितने? 30 लाख रुपए। तो नुकसान हो गया ना। तो ये चीज जो है, अगर ये नेगेटिव आती है तो इन्वेस्ट मत करो, पॉजिटिव आती है तो इन्वेस्टमेंट करो। सिंपल बात हो गई, ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग में आपको ये एनपीवी हेल्प करता है। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू
एंड दिस इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करने के बाद। अब ये अगर 28 लाख रुपए जो दिख रहा है ये 30 के ऊपर आया होता तो एनपीवी कुछ पॉजिटिव आता। पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपके हाथ में बैंक को चुकाने के बाद कुछ बचेगा, तो बिजनेस करने का फायदा है, नहीं तो नहीं है। इसमें तो बिल्कुल कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। बात समझ आई? तो एग्जैक्टली है क्या, दिस इज कॉल्ड एनपीवी। तो फॉर्मूला वाइज जो है एनपीवी बड़ा सिंपल है, वापस एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये प्रेजेंट वैल्यू आया कैसे वो हमने देखा, डिस्काउंटिंग करके, और इनिशियल कैश आउटफ्लो तो आपको पता ही होगा। अब डिसीजन मेकिंग वाली चीजें ऐसे चलती है, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव तो फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इफ एनपीवी इज नेगेटिव भूल जाओ, इफ एनपीवी इज इक्वल टू जीरो, ये भी तो एक पॉइंट बनेगा, एनपीवी एग्जैक्ट जीरो। एनपीवी इक्वल टू जीरो क्या सजेस्ट करेगा आपके हिसाब से, जितना अभी तक समझ आया, आप इस पे कुछ सोचना चाहो तो सोच सकते हो। प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, हाँ, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा। अब इसको टेक्निकली ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। इज इट ब्रेक इवन पॉइंट? आपको लगेगा कि एनपीवी जीरो है, मतलब जैसे आपने बोला ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, बट ठीक है, बट टेक्निकली इसको ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बोलते। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, जितना आपने लगाया एग्जैक्ट उतना ही कमाया। फिक्स कॉस्ट जितना लगाया ना 30 लाख उतना ही कमाया, बचा कुछ भी नहीं, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल, तो ब्रेक इवन आपका आ गया। यहां आपने 30 लाख से ज्यादा कमाया था, आपने कितना कमाया, 37,50,000, तो एक्चुअली यू अर्न मोर देन द इन्वेस्टमेंट, बट जो भी आपने प्रॉफिट कमाया वो सारा आपका इंटरेस्ट कॉस्ट में खर्च हो गया, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचा। तो एनपीवी इक्वल टू जीरो जो पॉइंट है, इट शोज कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो रिकवर किया ही किया, प्लस आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिकवर किया, उसके बाद आपके पास और कुछ नहीं बचा। ये जो है ना, ये आपका जो रिकवरी हुई उसमें सब कुछ आ गया, इनिशियल खर्चा वापस आ गया, ब्याज वापस आ गया, बट उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, दैट इज एनपीवी इक्वल टू जीरो। तो समवेयर यू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बट जो भी एक्स्ट्रा आपने कमाया वो सारा बैंक वाले ले गए। तो थियोरेटिकली या कंसेप्चुअली एनपीवी इक्वल टू जीरो इज नॉट अ ब्रेक इवन पॉइंट, नो डाउट आपके हाथ में पैसा जीरो ही बचा है, बट जो ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन है वो अलग चीज हो जाती है। तो एनपीवी इक्वल टू जीरो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होता है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी थियरी क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आपको कंसेप्चुअली समझाने पड़ेंगे, तो जस्टिफाई करने के लिए आपको खुद पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। नाउ एट दिस पॉइंट वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, तो इसको बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ा, टाइम पास होगा आपका, बोर हो रहे हो बैठे बैठे, कुछ सीखना है, टाइम पास करना है, इन्वेस्ट कर दो, पैसा नहीं कमाओगे, ठीक, और नुकसान भी नहीं होगा। अब नुकसान नहीं होगा तो ऐसा कुछ टाइम वो भी नहीं कि लॉस हो गया, बट आपका टाइम जाएगा, टाइम और एफर्ट जाएगा, लेकिन बचेगा कुछ नहीं। तो दिस इज योर कॉल कि आपको ये इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, इसको बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। बोलो बात समझ आ रही है? ये है पूरा कंसेप्ट रिगार्डिंग एनपीवी मेथड। आपको कुछ लिखना हो इसमें से नोट करना है तो देख लो, स्टार्टिंग से अपने स्लाइड्स देख लेते हैं। ये तो चलो कोई इशू है नहीं, कल वाली बात है। हाँ ये एग्जाम्पल है, अभी नोट कर सकते हो, लिख लो अच्छे से, फिर देखते हैं आगे। और कुछ नहीं समझ आ रहा हो, क्वेरी आ रही हो तो साथ साथ में पूछते जाओ।
ये हो जाए तो बोलो, स्लाइड चेंज करनी है। हो गया, नोट कर लिया, चेंज करो। ये भी नोट कर लो, जब लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो ना तो फिर याद आना चाहिए। ये टेबल लिख लो, फिर वो फॉर्मूला। बोलो, लिख लिया? ये लास्ट में ये लिखना पड़ेगा आपको। ये एज अ टेबल बना के लिख लेना। नेक्स्ट मेथड में भी ये सब बनेगा, ऐसा कंपैरिजन वाला टेबल लास्ट में।
बोलो, कुछ पूछना हो यहाँ तक? कंप्लीट? चलो, तो एनपीवी वाला पार्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक मेथड देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, इसमें समझते हैं क्या हो रहा है। तो एक मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा वो आपके सामने है। इसमें एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड पीआई रेशियो। पहले मैं मेथड समझाता हूँ, फिर अपने कुछ सम्स भी ट्राई करेंगे। आप भी एक नया सम सॉल्व करके देखना कि कितना रिलेट हो रहा है। पीआई रेशियो को बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीआई रेशियो। नाम तो अलग अलग रख देते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। एक और नाम भी है इसका, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये भी बोला जाता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। दोनों सेम ही है, शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे पीआई रेशियो। अब क्या डिफरेंस है और क्यों ये मेथड बनाया वो समझो। एनपीवी का एक्सटेंडेड वर्जन है। एनपीवी वाले अप्रोच में कुछ चीजें मिसिंग है। हर मेथड क्योंकि बुक लेवल पे होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें या तो अजम्पशन पे होती है या मिसिंग रह जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए पीआई रेशियो वाला मेथड बनाया गया। एनपीवी मेथड में एक प्रॉब्लम क्या आती है और क्यों आती है वो समझना। मैं एक एग्जांपल फ्रेम करता हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा। दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक है प्रोजेक्ट ए और दूसरा है प्रोजेक्ट बी, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इनिशियल कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, एनपीवी, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। इनिशियल कैश आउटफ्लो का अमाउंट हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 5 लाख रुपीज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो आ रहा है इट इज 7 लाख रुपीज, और एनपीवी आपका बन रहा है 2 लाख रुपए। ये कुछ डेटा है। दूसरे प्रोजेक्ट में अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे 10 लाख रुपए लग रहे हैं, और आपका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 13 लाख रुपए, तो एनपीवी हो गया 3 लाख रुपए। इतना डेटा है, इतना पैसा लगाया, इतना वापस आया, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में एनपीवी कितना बचा 2 लाख, सब गिन के दिया हुआ है। अब अगर आप रैंकिंग देखोगे इन प्रोजेक्ट्स की, तो आपको कौन सा प्रोजेक्ट दोनों में से बेटर लग रहा है एनपीवी मेथड के बेसिस पे? ए में इन्वेस्ट करें या बी में? कोई एक ही ऑप्शन है, दोनों में नहीं कर सकते। बी में क्यों? क्योंकि ये 3 लाख रुपए आपको एनपीवी दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं। बट ये जो सिलेक्शन आपने किया, कुछ इसमें ऐसा है जो सही नहीं लग रहा आपको? कुछ लिमिटेशन दिख रही है? देखो, पॉइंट ये है, एनपीवी मेथड की एक लिमिटेशन है कि वो इस चीज को कंसिडर ही नहीं करता है। यहाँ पे 2 लाख रुपए एनपीवी कमाने के लिए आपको 5 लाख रुपए लगाने पड़े, यहाँ 3 लाख रुपए, 1 लाख एनपीवी एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़े। वो बात समझ आ रही? फंड्स के आपके पास अनलिमिटेड अवेलेबल होते हैं, जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा, ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। फंड्स हमेशा हमारे पास शॉर्ट होते हैं कि भाई जितने कम पैसों में काम हो जाए उतना अच्छा है। तो अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं ये भी तो देखूंगा कि यार 5 लाख रुपए लगाने हैं, उसमें 2 लाख बच रहे हैं, तो ये ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट हुआ इसके कंपैरिजन में। यहाँ 3 लाख के चक्कर में 10 लाख लगाने पड़ रहे हैं, 5 लाख एक्स्ट्रा लाऊंगा तो उस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो लगेगा। तो ये दिख रहा है ऐसे एब्सोल्यूट नंबर में बेटर है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई दिस इज हायर, लेकिन आप ये फैक्टर भी तो कंसीडर करो। आई बात समझ में? एनपीवी जो मेथड है वो इस अमाउंट के डिफरेंस को इग्नोर करता है। एनपीवी ये नहीं देखता है कि कितना लगा के कितना मिल रहा है, वो सिर्फ ये देखता है कि कितना ज्यादा किस में मिल रहा है। जैसे ये वाला आपने बोला रैंकिंग, वैसा इस लिमिटेशन को पूरा करता है पीआई रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब पीआई रेशियो का एक फॉर्मूला है, पीआई रेशियो ऐसे निकाला जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो, दिस इज पीआई रेशियो। आई बात समझ में? अब यहां से सारा डेटा अगर हम देखें तो पीआई रेशियो कैसे निकलेगा फॉर प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना? 7 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना? 5 लाख, ठीक है। तो पीआई रेशियो निकालना हो तो हम सिंपली ये करेंगे, 7 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, कितना हो गया ये? दिस इज 1.4, ये आ रहा है फॉर प्रोजेक्ट ए। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है पता है? कि अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो 1 रुपया 40 पैसा वापस आएगा, 40 पैसा आपका बचेगा। सिंपल सी बात होगी, यही हो गया ना। 5 लाख लगाओगे 7 लाख वापस आएगा, 2 लाख सरप्लस हुआ, तो पर रुपये आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो अमाउंट आपके सामने। वैसे अगर प्रोजेक्ट बी में गिनोगे
तो प्रोजेक्ट बी में जो पैसा वापस आ रहा था वो था 13 लाख और लगाना कितना था 10 लाख। तो रेशियो कितना हो गया? तो पर रुपी 1 रुपया 30 पैसा वापस आएगा। अब देखो पर रुपी बेटर रिटर्न कौन दे रहा है? आया समझ में? तो पीआई रेशियो के हिसाब से आप देखोगे तो इसका रैंकिंग फर्स्ट, इसका रैंकिंग सेकंड। बोलो क्लियर? ही समझ आ रहा है? तो ये एनपीवी की जो लिमिटेशन है कि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को इग्नोर करता है, वो लिमिटेशन यहाँ पे फुलफिल करता है पीआई रेशियो। तो उसकी कमी को ये पूरा कर रहा है, वैसे समझना है। बस वहां पे हम एब्सोल्यूट नंबर देखते हैं कि भाई यहाँ पे 2 लाख बचा, यहाँ पे 3 लाख बचा, और यहाँ पे हम पर रुपी रिटर्न देखते हैं। तो अप्रोच में फर्क है, तो रैंकिंग में भी डिफरेंस आ सकता है। अब पीआई रेशियो का अगर हम रिजल्ट निकालें तो बात ऐसी होगी कि अगर पीआई रेशियो ग्रेटर देन 1 है, जैसे देख लो दिस इज 1.4, तो ग्रेटर देन 1 हुआ 1.3, मतलब कुछ ना कुछ तो बच ही रहा है ना पॉकेट में। अगर आप 5 लाख लगा रहे हो और 7 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू है तो 2 लाख रुपए एनपीवी आ रहा है ना, कुछ तो बच ही रहा है। तो पीआई रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर पीआई रेशियो लेस देन 1 है, लेस देन 1 पता है कब आएगा? जब नुकसान हो रहा होगा। मान लो आपने आज किसी प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए लगाए और सामने जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 4 लाख आया, तो नुकसान हो गया, एनपीवी नेगेटिव। इस चीज का जब पीआई रेशियो निकालोगे तो वो कितना आएगा? मतलब लेस देन 1। तो पीआई रेशियो लेस देन 1 होने का मतलब है एनपीवी नेगेटिव है और आपका नुकसान हो रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा, अगर पीआई रेशियो एग्जैक्टली 1 आ जाए तो इनडिफरेंस पॉइंट है। 1 रुपया लगा के प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 1 रुपया वापस आया, हाथ में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा, ये एनपीवी 0 वाला पॉइंट है और कुछ भी नहीं। तो ये इनडिफरेंस पॉइंट हो गया। इन्वेस्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। आया समझ में? अब ये जो मैंने आपको एनपीवी में रिजल्ट लिखवाया था ना, ये वाला, मैं इसी में ये चीज ऐड कर सकता हूँ। यही वाले टेबल में मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इसको। पीआई रेशियो ग्रेटर देन 1, पीआई रेशियो लेस देन 1, और ये तीसरा पीआई रेशियो ग्रेटर देन 0। रिजल्ट ये रहने वाला है, समझ आया? तो एनपीवी अगर पॉजिटिव होता है ना तो पीआई रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आता है, कोई भी नंबर लगा लो आएगा। एनपीवी माइनस में होगा ना तो पीआई रेशियो लेस देन 1 आएगा, और अगर एनपीवी 0 होगा तो पीआई रेशियो गारंटीड, सॉरी मेरी गलती हो गई, यहाँ पे 1 आएगा। हाँ मिस्टेक हो गया। दिस इज एग्जैक्टली 1। तो एनपीवी जब 0 होगा तो पीआई रेशियो क्या होगा? एग्जैक्टली 1। आया समझ में? कनेक्शन समझ आना चाहिए दोनों चीजों का, आपको रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा। वैसा यहां तक कुछ नहीं समझ आया तो बोलो क्लियर? अब आपने वो एनपीवी वाला लिखा ही होगा ना, तो इसके साथ एक बार ये लिख लो, फिर बाकी की स्लाइड में से पीआई रेशियो नोट कर लो। मैं फिर सम कराता हूँ इसके ऊपर। अब एक फ्रेश सम स्टार्ट करेंगे और वहां पे ट्राई करोगे तो पता चलेगा आपको कितना समझ आया। ये जो टेबल आपने बनाया था ना उसके साथ ही ये चीज नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। कुछ पूछना है यहाँ तक, क्वेरी है तो बोलो। ठीक है, अब ये वाला और ये टेबल, ये दोनों चीजें आपको लिखनी है, ये भी नोट कर लो। लिखा हुआ खुद का ना अच्छे से याद रहता है, तो भले ये चीज तो मैं आपको पीडीएफ भी दे सकता हूँ, लेकिन नोट करोगे तो बेटर है।
बोल वो भी नोट किया आप लोगों ने। और लास्ट में ये कैलकुलेशन। ठीक है, कंप्लीट। तो ये एनपीवी और पीआई के बारे में हमने देख लिया कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। अब कोई नया क्वेश्चन मैं फ्रेम कर देता हूँ, आपको खुद ही सॉल्व करना है। इनिशियल कैश आउटफ्लो कुछ दिया हुआ है, प्रोजेक्ट की लाइफ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है और सीएफएटी। एन्यूटी वाला ही रखते हैं तो जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे जीटी फैक्टर। ये एक है प्रोजेक्ट ए, ऐसे रखते हैं। दिस इज प्रोजेक्ट ए। एक और प्रोजेक्ट ले लेते हैं साथ में, प्रोजेक्ट बी। ठीक है, डेटा है। अब दोनों प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं, आपको फाइंड क्या करना है? दोनों का एनपीवी निकालना है, पीआई रेशियो निकालना है और उसके बेसिस पे रैंकिंग देनी है। मतलब एनपीवी के बेसिस पे कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, पीआई रेशियो के बेसिस पे कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। ठीक है, इसका आपको रैंकिंग देनी है। स्टार्ट करो। जीटी फैक्टर यूज करना, वो पूरा टेबल नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि सीएफएटी हर साल का सेम है। तो डायरेक्टली अपने प्रेजेंट वैल्यू में एनपीवी निकालते टाइम आप सीधा इसका जीटी फैक्टर यूज कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर जल्दी आ जाएगा।
One to the side. Yeah. Initial investment where the reward of heart. बोलो, हो रहा है सॉल्व या टाइम लग रहा है? हुआ? आंसर टैली करें? देखो क्या आंसर आया आपको बता दो। प्रोजेक्ट ए की बात करें तो कैलकुलेशन होगा कैसे वो देख लो आप। सिंपल है, मुझे एनपीवी निकालना है। मेरा फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिलेगा कैसे? 8,50,000 इंटू 8,50,000 इंटू पीवी जीटी फैक्टर एट 12% फॉर 4 years, ये होगा। माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25 lakhs, यही होगा। बस यही गिनना है। अब ये आपका फैक्टर सही आ जाए तो आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया। जीटी फैक्टर क्या आ रहा है वो बता दो। 3.0373। ये आ रहा है सबका 3.0373। कैसे आएगा वो वापस बता देता हूँ, कुछ नहीं है। 1 डिवाइड बाई 1.12 4 बार इक्वल टू और लास्ट में जीटी। बोलो कितना आ रहा है?
GT 3.03 अरे 8,50,000 इंटू 3.03 माइनस 25 लाख, कितना आंसर आ रहा है बताओ? 81705. Two three three one seven four six. माइनस 25 लाख माइनस करके बोल 233। मैं इतना कैलकुलेशन में इतना मिस्टेक क्यों आ रही है? कैलसी पे सामने नंबर है उसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ये कैसे रॉन्ग आ रहा है? बार बार इतना स्लो करोगे तो पेपर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। 8,50,000 इंटू 3.03 करने में कितना सोचना है? टू थ्री टू फाइव फाइव जीरो जीरो 6,36,35,000 कहाँ ध्यान है? ऐसे करोगे तो 3 घंटे में 2 सम खत्म होंगे, वो भी गलत है। 8,50,000 इंटू 3.03 करके 25 लाख माइनस करना है, कितना टाइम लगता है उसमें? कैलसी तो फास्ट चलाओ। 75500 75500 तुम्हारा कितना आ रहा है? 8170. ये 3.03 लिया है, कुछ और लिया है? 3.0373. अच्छा, तो उस वजह से फर्क आ रहा होगा। 8,50,000 इंटू 3.03 तो इससे लेंगे तो फिर 755 वाला आएगा। तो सर 2 डिजिट क्या है? वैसे 4 लेने चाहिए, ऐसे 4 लेने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अभी एक बार 2 लिख दिए तो चलेगा, बट ऐसे 4 लेने चाहिए। अब इसके हिसाब से आंसर लिख रहा हूँ, बार बार चेंज नहीं करना पड़े। 75,500 ये आ रहा है एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए। इसका पीआई भी निकाल लो ना साथ साथ में। डेटा तो वही यूज होता है पीआई निकालने के लिए, कुछ अलग तो होता नहीं है। पीआई में आप करते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो नंबर्स तो यहीं से मिलेंगे। 25,75,500 डिवाइड बाय 25 लाख, देख लो कितना आ रहा है। 1.0326. 1.0326। 0326. दिस इज पीआई रेशियो। फॉर्मूला के हिसाब से चलना है। प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली थी, उसी में से माइनस हुआ था, तो 25,75,500 डिवाइड बाय 25 लैक्स, ये आ गया पीआई रेशियो। तो एनपीवी भी आ गया, पीआई रेशियो भी आ गया। वैसे ही प्रोजेक्ट बी का गिनना पड़ेगा सेम तरीके से। अब देखो धीरे धीरे स्पीड आनी चाहिए। प्रोजेक्ट बी का कैलकुलेशन ये 10 लाख पे है ना, $10 lakh into PV5, same 12%, same 4 years, minus initial investment 35 lakhs। फैक्टर तो वही रहेगा 3.03, उसमें तो कोई फर्क है नहीं। 3.03 माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा ना। 4,70,000 एनपीवी नेगेटिव। ठीक, अब एनपीवी नेगेटिव है तो पीआई भी निकाल के देख लो। पीआई के लिए यही वैल्यूज यूज होंगी वापस से। कितना आ रहा है? 30,30,000 डिवाइड बाई 35 लैक्स। स्पीड रखो विवेक, स्पीड रखो, बहुत टाइम लगता है, सोचते रहते हो, करते नहीं आगे। क्या सोच रहे हो? सामने लिखा है, खाली अमाउंट डिवाइड करना है, कॉन्फिडेंस तो रखो। सर इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था प्रोजेक्ट बी? 35 था, 35 लैक्स। 0.8
86 IC1 30 लाख 30,000 डिवाइड बाई 35 lakhs, ये आ रहा है। दिस इज पीआई रेशियो और प्रोजेक्ट बी। ऐसे ही पता चल रहा है प्रोजेक्ट बी में तो जाना ही नहीं है। डिसीजन लेना हो कि किसी एक में इन्वेस्ट करना है तो ए बेटर है, एनपीवी वाइज भी ए बेटर है, पॉजिटिव है, तो पीआई रेशियो भी उसी का बेटर आ रहा है। और दोनों प्रोजेक्ट में पॉजिटिव होता तो पीआई रेशियो कुछ भी हो सकता था, वैसा है, वो तो नंबर्स पे डिपेंड करता है। बट अप्रोच कैसे करना है वो समझ आया, कुछ आइडिया है। दिस इज एनपीवी एंड पीआई। थियोरेटिकली हमने समझ लिया, एक एग्जाम्पल भी देख लिया, आगे फिर और सम्स भी इस पे सॉल्व करेंगे जो पास्ट एग्जाम के हैं, तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और पहले कंसेप्ट एक बार करवाता जा रहा हूँ वैसा है। यहाँ तक कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना है तो बोलो। कंप्लीट क्लियर है? तो इसमें इतना रखते हैं, ये दो मेथड कंप्लीट है। आगे फिर नेक्स्ट मेथड है वो आईआरआर मेथड है, वो आज नहीं स्टार्ट करना है, उसके लिए पूरा एक लेक्चर लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपने फिर आईआरआर पे बात करेंगे वैसा।